अरे टून टून, तू भी ना बड़ा गजब का सपना देखता है। सुबह से शाम तक न काम करता है, न कहीं मजदूरी करता है, और न ही तेरे पास खेती बाड़ी की जमीन है कि तू किसान कहलाए। फिर भी तेरे दिल में राजा जैसी सोच बसती रहती है। सच बता, कौन पागल बाप अपनी बेटी को ऐसे आदमी के हाथ थमाएगा जिसके पास ना पैसा है, ना घर द्वार। लोग तो तेरे नाम को सुनते ही हंसेंगे और कहेंगे कि ये वही है जो दिन रात ख्याली पुलाव पकाता है। देख मेरे भाई, तेरा मुझे नीचा दिखाना मुझे रोक नहीं सकता, क्योंकि मैं जानता हूं कि ऊपर वाला हर किसी का हिसाब रखता है और जोड़ी भी वही बनाता है। टून की शादी को रोकना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। बस एक बार पंडित जी और ससुर जी मान जाएं। अभी मैं गरीब हूं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं हमेशा गरीब रहूंगा। ये वक्त मेरा ऑडिशन है। जैसे कलाकार फिल्म से पहले टेस्ट देता है, वैसे ही मैं जिंदगी की परीक्षा दे रहा हूं। और असली मौका तो तब मिलेगा जब ऊपर वाला कहेगा कि बेटा टून, अब तेरी कहानी शुरू हो। तेरे सपने हैं बड़े बड़े, पर जेब तेरी है बिल्कुल खाली। तू कहता है खुद को राजा, पर तू तो बस है एक ख्याली। अरे ओ टून महाराज, तू तो ऐसे बोलता है जैसे तेरी जिंदगी कोई फिल्म हो और भगवान तेरा डायरेक्टर बना बैठा हो। पर जरा आंख खोल और चारों ओर देख। यहाँ लोगों को वही इज्जत मिलती है जिनके पास पैसा है, जिनकी जेबें भरी हैं और जिनकी जमीनें लहलहा रही हैं। तू तो बस बातों के सहारे जी रहा है। ये ऑडिशन वाली बात सुनकर तो अब लग रहा है तू सपना देखकर पागल हो गया है। हंस ले जितना हंसना है, मगर ये मत भूल कि अंबानी और अड्डानी भी कभी तेरे मेरे जैसे साधारण लोग थे। उनके पास न करोड़ों का खजाना था, न ही जन्म से दौलत, पर उन्होंने मेहनत और जज्बे से अपनी तकदीर लिखी। और आज वही लोग दुनिया में नाम कमा रहे हैं। अगर वे कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूं। फर्क सिर्फ इतना है कि अभी मेरा ऑडिशन चल रहा है, और एक दिन तू खुद देखेगा जब लोग कहेंगे कि टून ने भी अपनी तकदीर बदल दी। तू मुझे कहानियां मत सुना। सच ये है कि समाज कभी गरीब को आगे नहीं आने देता। शादी ब्याह में पहला सवाल यही पूछा जाता है कि लड़के के पास कितनी जमीन है, कितना रुपया है और क्या कारोबार है। तेरे पास इन तीनों में से कुछ भी नहीं है, फिर भी तू सपनों की रफ्तार में भाग रहा है। लगता है तू खुद को धोखा देकर खुश रहने का आदी बन चुका है, और मैं तो कहता हूं तू इसी तरह अकेला कुंवारा मर जाएगा। नहीं भाई, तू चाहे जितनी भी कड़वी बातें बोल, मगर मैं ऊपर वाले पर भरोसा करता हूं। वो जब चाहे हालात बदल सकता है। आज मैं खाली जेब हूं तो क्या हुआ, कल ये जेबें भी भरेंगी और लोग मुझे पहचानेंगे। और जहां तक शादी की बात है तो जान ले, जब ऊपर वाला चाहेगा। गरीबी के खेल में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं, पर दिल वाले दुल्हनियां एक दिन ले ही जाते हैं। तब मैं भी किसी की दहलीज पर बारात लेकर जाऊंगा और लोग कहेंगे कि टून का ऑडिशन आखिरकार पास हो गया। और तब तुझे याद आएगा कि तूने ही सबसे पहले मुझे कहा था कि मैं कुंवारा मरूंगा। जब एक रास्ता बंद होता है तो इंसान दूसरे रास्ते की तलाश में निकलता है। टून ने भी अपने दोस्त की कड़वी बातों से परेशान होकर दूसरा रास्ता अपनाया। वह गांव के सबसे ज्ञानी पंडित जी के पास गया, ये सोचकर कि शायद वही उसकी शादी की डोर को बांध सकते हैं। टून के पास देने के लिए न पैसा था न सोना, बस कुछ बेहद साधारण चीजें थीं जिन्हें वह अनमोल मानता था। पंडित जी, मैं आपसे बहुत बड़ी उम्मीद लेकर आया हूं, क्योंकि मेरा दिल अब तन्हाई में घुटने लगा है और मैं चाहता हूं कि आप मेरे लिए कोई अच्छी, समझदार और थोड़ी सुंदर कन्या ढूंढ दीजिए। मैं जानता हूं कि मेरे पास देने के लिए सोने चांदी का खजाना नहीं है, लेकिन बदले में मैं अपना सब कुछ आपको सौंप दूंगा। अरे टून, तेरे इस सब कुछ का मतलब आखिर है क्या? बतला तो सही कि तेरे पास ऐसा क्या अनमोल खजाना है जो तू मुझे सौंपना चाहता है। पंडित जी, सच्चाई यही है कि मेरे पास संपत्ति के नाम पर सिर्फ एक साधारण मिट्टी का मटका है, जिसमें मैं कभी कभी पानी भरकर रखता हूँ। एक पुरानी चादर है जो सर्दियों में मेरा सहारा बनती है, और एक लोहे का कटा-फटा कटोरा है जिसमें मैं खाना खाता हूँ। अगर आप मेरे लिए अच्छी और बातूनी कन्या खोज देंगे तो मैं ये तीनों अनमोल धरोहरें बिना सोचे समझे आपके चरणों में अर्पित कर दूंगा। अरे ओ टून महाराज, तूने क्या मुझे किसी सड़क के भिखारी जैसा समझ रखा है जो मिट्टी का मटका, फटी हुई चादर और जंग लगा कटोरा लेकर तुझ पर खुश हो जाएगा? मेरी दाढ़ी सफेद जरूर हो गई है, मगर मेरी अक्ल अभी तक हरी भरी है, और तू अपनी इस भेंट को अनमोल समझता है तो सच कहूं, ये सुनकर मेरे पेट में दर्द होने लगा है। पंडित जी, मुझे मत हंसाइए। मुझे तो बस इतना मालूम है कि मेरे दिल में शादी करने की आग जल रही है, और अगर मैं आपकी शरण में आकर अपना दर्द नहीं कहूंगा तो किसे कहूंगा? मैं जानता हूं अमीरों के पास सोने चांदी की थालियां होती हैं,
लेकिन मेरे पास तो बस सच्चाई और भरोसा ही है। इसलिए आपसे विनती करता हूं कि मेरी जोड़ी बना दीजिए। सुन भाई टूना टून, तेरी हालत देखकर मुझे हंसी भी आ रही है और थोड़ी दया भी। पर एक कन्या है जिसके पिता अमीर और रसूखदार हैं और उन्होंने साफ कह रखा है कि उन्हें अपने दामाद में दौलत और ठाठ बाट चाहिए। अगर तू सच में उससे शादी करना चाहता है तो तुझे थोड़ा अभिनय करना पड़ेगा, थोड़ा रईस बनने का ढोंग करना होगा। समझ ले भाई, बिना नाटक के यहाँ कोई कन्या तुझसे ब्याह नहीं करेगी। वाह पंडित जी, आपने तो मेरी आंखों के सामने नई उम्मीद की किरण जला दी। मैं तैयार हूं नाटक करने के लिए, चाहे मुझे बनावटी कपड़े पहनने पड़े या अमीर जादों जैसा दिखना पड़े, मैं सब करूंगा। बस आप उस लड़की का रिश्ता मेरे लिए पक्का करवा दीजिए और देखना, एक दिन मैं भी कहूंगा कि टून टून का ऑडिशन आखिरकार पास हो गया। बाबू मोशाय, शादी जल्दी होनी चाहिए, लेट नहीं, क्योंकि प्यार के मामले में मैं बहुत अधीर हूं। पंडित जी, जरा आप मुझे बताइए कि आखिरकार यही है वह लड़का जिसके बारे में आपने फोन पर मुझे बड़े बड़े कसीदे पढ़कर सुनाए थे? यही है वह नौजवान जिसके बारे में आपने कहा था कि इसके पास एक शानदार आलीशान बंगला है और जिसके आंगन में सोने के बर्तन में पानी पिया जाता है, लेकिन यहाँ तो चारों तरफ टूटी फूटी दीवारें और छप्पर से टपकता पानी दिख रहा है। अरे अरे नहीं नहीं ससुर जी, आप गलत समझ रहे हैं। ये जो जगह अभी आपको टूटी फूटी और जर्जर दिखाई दे रही है, यही असल में मेरी सोच का नक्शा है, क्योंकि आने वाले दिनों में यही जगह मेरा विशाल बंगला बनने वाली है और आपकी बेटी जब यहाँ आएगी तो वह उसी शानदार बंगले में रानी की तरह राज करेगी। अच्छा बेटा टून टून, मान लिया कि तू भविष्य में बंगला बना लेगा, लेकिन अभी तो बता कि तू असल में करता क्या है? तेरी रोजमर्रा की कमाई का जरिया क्या है? आखिर कैसे तू अपनी बीवी और घर का खर्चा चलाएगा, ये बताना तो जरूरी है, वरना मैं अपनी बेटी की जिंदगी किसी फंसवे में क्यों डालूंगा? ससुर जी, मेरा असली काम सोना है, क्योंकि सुबह उठने के बाद मैं इतनी गहरी नींद में चला जाता हूं कि शाम होने पर ही उठता हूं और उस बीच का सारा काम मेरे नौकर संभालते हैं। हालांकि इस समय मैंने अपने सारे नौकरों को छुट्टी देकर विदेश भेज रखा है ताकि वे भी आराम कर सकें और सैर सपाटा कर लें। अरे वाह बेटा टून टून, ये तो पहली बार सुना कि कोई आदमी दिन रात सोकर अमीरी कमाता है और उसके नौकर सब कुछ चलाते हैं। लेकिन जरा ये भी बता दे कि तू पढ़ाई लिखाई में कहां तक पहुंचा है? आखिरकार जमाना तो वही पूछता है कि आदमी कितना पढ़ा लिखा है और उसकी अकल में कितना दमखम है। अरे ससुर जी, पढ़ाई लिखाई की चिंता आप मत कीजिए, क्योंकि मैंने तो अपनी पढ़ाई सुबह से शाम तक लगातार की थी और मेरी पढ़ाई का मतलब यही था कि जब दूसरे लोग किताब खोलते थे तब मैं आंखें बंद करके सपनों में ज्ञान की दुनिया में घुस जाता था और वहीं सबक पढ़ता था। अरे हरामखोर टून टून, तू कहीं मुझे पागल तो नहीं बना रहा है? तेरी हर एक बात से ऐसा लग रहा है कि तू बस झूठ के पहाड़ खड़े कर रहा है। ना तेरे पास बंगला है, ना दौलत है, ना कोई काम है, ऊपर से पढ़ाई में भी बस सोने का ढोल पीट रहा है। तू तो मुझे साफ साफ ठगने आया है। नहीं नहीं ससुर जी, मैं ठगने नहीं आया, मैं तो बस अपनी किस्मत आजमाने आया था और पंडित जी ने मुझे सलाह दी थी कि थोड़ा सा नाटक करना पड़ेगा, तभी शादी का रिश्ता पक्का होगा। इसीलिए मैंने ये सब बातें कही, वरना मैं दिल से चाहता हूं कि मैं आपकी बेटी को खुश रखूं और उसका अच्छा जीवन बनाऊं। चल भाग यहां से बदमाश, तुझे देखकर मेरे खून का दबाव बढ़ गया है। तू मेरे घर का दामाद बनने लायक नहीं बल्कि मोहल्ले का मस्खरा बनने लायक है। अब दोबारा मेरे सामने आया तो मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। टून टून ने अपनी झूठी बातों को सच बनाने के लिए हर मुमकिन कोशिश की। उसने अपनी गरीबी को भविष्य की अमीरी का हिस्सा बताया। उसका हर जवाब इतना बेतुका था कि बूढ़ा आदमी चाह कर भी उस पर विश्वास नहीं कर सकता था। उसके सोने और पढ़ाई की बातें सुनकर बूढ़े आदमी का धैर्य जवाब दे गया। धत्त तेरी की, ये मौका भी मेरे हाथ से फिसलकर पानी की तरह रेत में समा गया। अब तो पक्का लगता है कि मेरा वही दोस्त सही कह रहा था जब वह हंस हंस कर मुझे ताना देता था कि टून टून, तुझे कभी कोई बाप अपनी बेटी का हाथ नहीं देगा, तू तो अपनी किस्मत में अकेला ही रह जाएगा। क्या मुसीबत है रे भाई, जब भी मैं कोई उम्मीद की डोर पकड़ता हूं तो वह बीच रास्ते में टूटकर मुझे गिरा देती है। अब तो सोचता हूं कि अगर अगली बार मेरा वही दोस्त आया और फिर से मेरी बजाने बैठ गया तो शायद मेरा दिमाग फट जाएगा। उसकी बातें सुनने से अच्छा है मैं खुद अपनी कब्र खोद लूं। यह मनहूस गांव भी मुझे अब जहरीला लगता है। हर गली, हर घर और हर मोड़ मुझे यह याद दिलाता है कि यहाँ मेरे लिए न तो कोई काम है और न कोई इज्जत। अगर मैं यहाँ रहूंगा तो रोज बस मजाक का पुतला बनता रहूंगा
इससे अच्छा तो यही होगा कि मैं इस गांव को छोड़ दूं और कहीं दूर चला जाऊं। ए ऊपर वाले, अगर तू सचमुच सुन रहा है तो बता, आखिर तू मेरा ऑडिशन कब खत्म करेगा? तूने तो कहा था हर किसी का जोड़ा कहीं ना कहीं बनाया है। फिर मेरी बारी कब आएगी? कब मैं भी किसी के साथ बैठकर इठलाऊंगा? क्या वाकई मैं भी अकेलेपन का शिकार बनकर ही मरने वाला हूं? ठीक है, अगर इस गांव में मुझे काम की कोई अवसर नहीं मिलती और रिश्तों की कोई डोर नहीं बनती, तो मैं अब सोचता हूं कि सीधा वनवास निकल जाऊं। जंगल में जाकर ही शायद मुझे कोई ऐसी आत्मा मिल जाए जो मुझसे शादी करने के लिए तैयार हो, वरना यहां तो लोग मेरी हंसी उड़ाने के अलावा कुछ करते ही नहीं। टून टून को लगा कि उसका गांव अब उसके लिए नहीं बचा है। वहां न कोई इज्जत थी, न कोई काम और न ही कोई रिश्ता। वह अपने ही मन में उठे सवालों से परेशान था। क्या उसका ऑडिशन कभी खत्म नहीं होगा? क्या वह हमेशा अकेला ही रहेगा? इन सवालों के जवाब पाने के लिए उसने एक नया रास्ता चुना, गांव छोड़कर वनवास की राह पर निकलना। उसे लगा शायद जंगल की गहराई में ही उसकी तकदीर का कोई नया अध्याय लिखा जाएगा। हे भगवान, ये कैसी भयानक और डरावनी रात उतर आई है। हर पेड़ की शाखाएं ऐसे हिल रही हैं मानो काले कपड़ों में कोई जादूगर मंत्र पढ़कर मुझे डराने आया हो, और हर झाड़ी से ऐसी सरसराहट उठ रही है जैसे सैकड़ों नाग मेरे कदमों के पीछे पीछे रेंग रहे हों। अब मेरी हालत इतनी खराब हो गई है कि लगता है अगर तुरंत कोई इंसान न मिला तो डर के मारे यहीं धराशायी हो जाऊंगा। अच्छा हुआ कि दूर टिमटिमाती आग की लाल लपटें नजर आईं। शायद कोई बुजुर्ग यहां रह रहा हो जिससे मैं मदद मांग सकता हूं। ससुर जी, नमस्कार और चरण वंदना। मेरी आपसे केवल इतनी सी प्रार्थना है कि मुझे अपने घर की चौखट पर आज रात एक कोना दे दीजिए, ताकि मैं चैन की एक सांस ले सकूं, क्योंकि दिन भर जंगल की झाड़ियों और कांटेदार रास्तों में भटकने के बाद अब अंधेरा इतना गाढ़ा हो चुका है कि मेरी आंखें भी धोखा देने लगी हैं। अगर आप मुझे अपने आंगन के किसी कोने में लेटने देंगे तो मैं कसम खाता हूं कि सुबह होते ही बिना एक घड़ी भी देर किए यहां से चला जाऊंगा और जीवन भर आपका एहसान मानूंगा। अबे ओ छोरे, तू कौन सा आसमान का टुकड़ा गिरा है जो मुझे देखकर बार बार ससुर ससुर पुकार रहा है? तेरे जैसी हड्डियों पर खाल छड़ी हालत देखकर मुझे शक हो रहा है कि या तो तू कोई चोरी डकैती करने वाला है, और तू सोच कैसे लेता है कि मैं अपने घर की इज्जत दांव पर लगाकर तुझे अपने आंगन में जगह दूंगा। अगर मैंने तेरे जैसे मनहूस को भीतर रखा तो कल गांव भर के लोग मुझे ही मूर्ख कहेंगे और मेरे पोते पोतियां तक मुझे ताना देंगे कि दादाजी, आपने एक अनजान आवारा को अपना घर क्यों दिखाया? अरे दयालु महाशय, आपकी सफेद दाढ़ी और कांपते हाथ देखकर ही मुझे लगता है कि आप मेरे ससुर हो सकते हैं, क्योंकि अब तक मेरी शादी का कोई ठिकाना नहीं है और हर बुजुर्ग आदमी मुझे अपने भावी ससुर जैसा लगता है। मेरी मजबूरी ये है कि अगर आप मुझे अपने घर में रात भर आसरा नहीं देंगे तो यह घना अंधकार मुझे ऐसी कैद में बंद कर देगा कि मैं हर झाड़ी को राक्षसी हाथ और हर तने को चुड़ैल का सिर समझकर डर के मारे जान दे दूंगा। इसलिए आपसे करबद्ध विनती है कि कम से कम इंसानियत और दया के नाम पर मुझे दरवाजे पर बैठने दे। अबे मनहूस, तूने क्या समझ रखा है कि मैं किसी धर्मशाला का महंत हूँ जो हर भटकते भिखारी को रात भर जगह दूंगा? मेरी 4 गायें और 2 बकरियां इस कच्चे घर में बंधी है, और अगर तुझे यहाँ ठहरा लिया तो वे बेचारे भी डर के मारे दूध देना छोड़ देंगी, और फिर गांव वाले मुझ पर हंसते हंसते कहेंगे कि बूढ़ा सनक गया है और अनजान बदमाशों को अपने घर बुला रहा है। इसलिए साफ साफ कह देता हूँ कि यहाँ से तुरंत निकल ले, वरना मैं सूखी लकड़ी का डंडा उठाकर तेरे सिर पर दे मारूंगा और तुझे पूरे जंगल में घसीटता हुआ खदेड़ दूंगा। क्या बुजुर्ग महाशय, ये जंगल क्या आपके पिताजी ने अपनी वसीयत में आपको सौंप दिया है, जो आप मुझे बार बार धक्के मारकर भगा रहे हैं? आखिर मैं भी इंसान हूं और जीने का उतना ही हक रखता हूं जितना आप रखते हैं। मैं जानता हूं कि मैं गरीब हूं और मेरे पास न तो जमीन जायदाद है न ही कोई धन दौलत, लेकिन इसका यह मतलब तो नहीं कि आप मुझे इस सुनसान अंधेरे में अकेले छोड़ दें। सच कहता हूं, मुझे हर आवाज में भूत की फुसफुसाहट सुनाई देती है और हर पेड़ की छाया मुझे लगता है जैसे मेरे पीछे कोई खड़ा है।
अब अगर आप भी मुझे दुत्कार कर भगा देंगे तो मुझे समझ नहीं आएगा कि मैं अपनी जान बचाने के लिए कहाँ जाऊं। टून टून की हर बात उस बूढ़े आदमी को अजीब और बेतुकी लगी। वह बार बार टून टून को भगाना चाहता था, पर टून टून अपनी मजबूरी और डर की कहानी सुनाकर उसे मनाने की कोशिश करता रहा। बूढ़ा आदमी उसे चोर, डाकू और भिखारी समझ रहा था, पर टून टून के ससुर जी कहने पर उसके मन में कुछ तो बदलाव आ रहा था। बेटी मिश्री, अभी तो मेरे जीवन की सबसे विचित्र घड़ी है। सोचो तो जरा कि यह लड़का ना जाने कहां से भटकता हुआ आया और मुझे बार बार ससुर जी कहता रहा। पहले तो मैंने इसे डांटकर भगाना चाहा, लेकिन जैसे ही मैंने इसके भोले चेहरे और मुफ्तखोर अंदाज को देखा तो मेरे मन ने कहा कि यही तो वह दामाद है जिसकी मैं तलाश में था, क्योंकि यह न केवल गरीब और भोला है बल्कि ऐसी मूर्खता से भरा है कि इसके रहते रहते हमारा घर कभी उदास नहीं होगा। अब बता मिश्री, क्या मैं इसे अपने घर में रात भर रुकने दूं और इसे अपनी चौखट का मानकर अपने आंगन का हिस्सा बना दूं? क्योंकि इसने मुझे बार बार इतना जोर देकर ससुर कहा कि मेरा दिल भी मानने लगा है कि यह वास्तव में तेरा भावी पति ही है। और मैं सोचता हूं कि अगर कल शाम तक मैं तुम्हारा विवाह इसके साथ करवा दूं तो मेरी बूढ़ी आत्मा को सच्ची शांति मिल जाएगी। पिताजी, यह भी कोई पूछने की बात है कि इतनी अंधेरी रात में अगर कोई हमारे दरवाजे पर आकर आश्रय मांगे और हम उसे ठुकरा दें तो यह हमारे खानदान की इज्जत पर धब्बा होगा। इसलिए मुझे तो यही उचित लगता है कि आप तुरंत उस युवक को भीतर बुलाएं और उसे भोजन पानी देकर सुलाएं, क्योंकि मुझे भी उसके हाव भाव से लग रहा है कि वह दिल का साफ है और आपके लिए जैसे दामाद की आप कल्पना करते रहे हैं वैसा ही वह सजीव रूप में आपके सामने खड़ा है। बेटी, तूने मेरे मन की बात कह दी। सच कहूं तो जैसे ही इस लड़के ने मुझे ससुर जी कहा वैसे ही मुझे लगा कि यह तो मेरे घर का ही आदमी है, वरना कोई अजनबी इतना अपनापन दिखा ही नहीं सकता। इसलिए अब मैं इसे भीतर बुलाकर इसका स्वागत करूंगा और फिर कल शाम से पहले तुम्हारे विवाह की सारी तैयारियां पूरी कर दूंगा, ताकि मेरे प्राण इस संतोष के साथ विदा हो कि मैंने अपनी बेटी को उसके दामाद के हाथों सुरक्षित सौंप दिया है। पिताजी, जैसा आप उचित समझें वैसा कीजिए। लेकिन सच बताऊं तो जब आपने कहा कि वह मुझे बार बार ससुर कह रहा था तो मेरे मन में भी अजीब सी लज्जा और हंसी का भाव जाग उठा। और अब जब आप कह रहे हैं कि कल ही हमारी शादी हो जाएगी तो मुझे लगता है कि शायद भाग्य ने इस अनजाने युवक को हमारे दरवाजे तक भेजकर हमारे जीवन की नई कहानी लिख दी है। मिश्री की बात सुनकर बूढ़े आदमी का दिल पूरी तरह से पिघल गया। उसे यकीन हो गया कि टून टून का उनकी दहलीज पर आना कोई इत्तेफाक नहीं था, बल्कि किस्मत का एक इशारा था। उसने तुरंत टून टून को भीतर बुलाया और उसका स्वागत किया। वह अब टून टून को सिर्फ एक मुसाफिर नहीं बल्कि अपने दामाद के रूप में देख रहा था। मिस्री और उसके पिता को लगा कि उनकी जिंदगी की नई कहानी शुरू हो चुकी है, जिसे खुद नियति ने लिखा था। अरे बेटा टुनटुन, रुको जरा, कहीं जाने से पहले मेरे सवाल का जवाब दे दो। दिल पर हाथ रखकर बताना, तुम्हें मेरी बेटी मिश्री कैसी लगती है? हाँ हाँ, साफ साफ बताना, कोई झूठ मूठ का नाटक मत करना। हे ससुर जी, आप भी बड़े खेली किस्म के आदमी हो। ये क्या सवाल हो गया? मुझे तो मिश्री जी बिल्कुल परी जैसी लगती हैं। उनका चेहरा देखो तो लगता है जैसे गंगा यमुना का पानी एक साथ छलक पड़ा हो। उनकी हंसी देखो तो लगता है जैसे आधे गांव का बिजली का बिल माफ हो गया हो। और उनकी चाल ढाल देखो तो लगता है जैसे भगवान ने खुद ध्यान लगाकर एक मूर्ति गढ़ दी हो। पर आप ये पूछ क्यों रहे हैं? कहीं आप मेरा ऑडिशन तो नहीं ले रहे ना? बेटा, बात यह है कि कल रात से तू मुझे बार बार ससुर ससुर कह रहा था, तो मैंने सोचा शायद भगवान ने तेरे मुंह से सच्चाई बुलवा दी हो। वरना भला कौन पागल बिना वजह हर किसी को ससुर कहता है। तो मन में ख्याल आया कि क्यों ना सचमुच मैं तेरा ससुर बन जाऊं और तू मेरी बेटी का पति बनकर यहीं रह जाए। ससुर जी, ये तो वैसा ही चमत्कार हो गया जैसा खेत में जंगली झाड़ बोने पर गेहूं उग जाए। मैं तो सोचता था ऊपर वाला बस मेरा मजाक उड़ाता है, लेकिन लगता है असल में मेरा रिजल्ट निकाल रहा था।
देखिए ससुर जी, सच बोलूं तो आपकी बेटी तो हीरे जैसी है और मैं तो मिट्टी का लौटा हूं। पर अगर वो मुझे स्वीकार ले तो समझिए मेरी जिंदगी पास हो गई। पिताजी, आपने जो कहा वो सच है। कल रात से ही मैंने भी महसूस किया है कि टुनटुन जी बाकी सब लड़कों से अलग हैं। इनके पास महल, गाड़ी, नोटों की गड्डियाँ भले ना हो, मुझे वह सब चाहिए भी नहीं, पर इनकी बातों में सच्चाई और इनके स्वभाव में जो मासूमियत है वो किसी भी अमीरी से बड़ी है। और मुझे भी ये अच्छे लगने लगे हैं। अरे बेटा, खुश मत हो इतना। शादी कोई हंसी मजाक नहीं है। तू मानता है ना कि मेरी बेटी खूबसूरत है, तो अब उसकी हिफाजत करना, उसकी इज्जत करना और मेहनत करके दिखाना, वरना मेरी मुट्ठी तेरे पीठ पर बजेगी। हे भगवान जी, मतलब ऑडिशन का रिजल्ट आ गया और वो भी डिस्टिंक्शन से पास। मैं तो समझा था कि अभी मुझसे और डायलॉग बुलवाओगे, शायद डांस या गाना भी करवाओगे, पर आपने तो पूरा शो ही खत्म कर दिया। जय हो प्रभु की। और फिर वो पल आया जब टून टून को यकीन हो गया कि उसकी परीक्षा पास हो गई। उसने हंसते हुए ऊपर वाले को धन्यवाद दिया, जिसने उसकी कहानी को एक ऐसे मोड़ पर ला दिया जहां एक बार फिर सपनों ने हकीकत का रूप ले लिया। ये सिर्फ एक शादी का रिश्ता नहीं था, बल्कि टून टून के विश्वास और संघर्ष की जीत थी। आज उसका ऑडिशन पास हो गया था और उसकी जिंदगी की असली कहानी अब शुरू होने वाली थी।